नंदिता गार्डन एरिया में मौजूद थी। उसने शिव का नंबर डायल किया। 1 से 2 रिंग के बाद शिव ने कॉल रिसीव किया। मॉम, कम से कम आज के लिए तो मुझे फ्री छोड़ दीजिए। शिव, वहां जाना ही था तो मुझे पहले बता देते। पता है तुम्हारी दादी और तुम्हारे डैड ने मुझे कितना सुनाया। साफ साफ कह, मां होकर बेटे की खबर नहीं तुम्हें। ये सब तो उनकी आदत है मॉम, आप नहीं जानती क्या। यू आर द बेस्ट मॉम इन दिस वर्ल्ड। शिव के ये कहते ही नंदिता मुस्कुरा दी। कोई समझे या न समझे, मेरा बेटा तो मुझे समझता है। अच्छा ये बताओ, वापस कब आओगे? कल। पहले ऑफिस जाऊंगा और उसके बाद सीधा घर। प्लीज डैड, जो ये रिश्ते की खिचड़ी पका रहे हैं न, इसे साफ कर दीजिए था। लेकिन इससे आगे नंदिता कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि शिव ने फोन रख दिया था। ऐसे कैसे खिचड़ी साफ कर दूं? वो भी तब जब खिचड़ी इतनी टेस्टी हो। तुम वापस आओ तो सही। लड़की की तस्वीर देखने के बाद न नहीं कह पाओगे। नंदिता के चेहरे बड़ी सी स्माइल तैर गई। सुबह का वक्त। डीएसबी कैंपस। क्लास खत्म हो चुकी थी और सिद्धि कृतिका को ढूंढ रही थी। कहाँ चली गई ये? ऊपर से क्लास भी अटेंड नहीं की। सिद्धि ने अमित और विशाखा को गार्डन में देखा तो उनके पास चली आई। तुम दोनों ने कृतिका को देखा? नहीं तो हम दोनों तो सुबह से यही हैं, न क्लास का पता है और न ही किसी और का। वैसे भी प्रोफेसर के लेक्चर समझ नहीं आते हमें। अमित की बातें सुन सिद्धि बोली, दुनिया की खबर रखनी चाहिए। एक दूसरे की आंखों से बाहर निकलो तो प्रोफेसर के लेक्चर भी समझ आ जाएंगे। यार सिद्धि, तुम इतनी नेगेटिव क्यों हो? वो भी प्यार के मामले में। तुम जैसी हसीनाओं के जुल्म देख बेचारे आशिक खुदकुशी कर लेंगे। विखाशा और अमित ने एक दूसरे को हाई फाई दी। सिद्धि के लिए ये रोज की बकवास थी और इससे उसे फर्क नहीं पड़ता था। सिद्धि ने अपनी बुक निकाली और वही बेंच पर बैठ गई। तभी सामने से किसी ने कहा, सिद्धि मेरी हेल्प करोगी? सिद्धि ने अपना चेहरा उठाकर देखा तो सामने खड़े लड़के ने कहा, वो एक्चुअली मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तुम मेरी हेल्प करोगी? सिद्धि ने किताब बंद की और बेहद ही रूखे तरीके से कहा, यहाँ पाने की सैलरी प्रोफेसर लेते हैं, मैं नहीं, इसलिए उनसे जाकर पूछो। वो लड़का तुरंत वहां से चला गया। सिद्धि, यार इतने प्यार से पूछा था, उसने पढ़ा देती। विशाखा ने कहा तो सिद्धि बोली, लड़की हूँ इसलिए इंसान को देखकर पहचान सकती हूँ वो सचमुच पढ़ना चाहता है या ड्रामा कर रहा है। मुझे इस तरह के लड़कों को भाव देने का बिल्कुल भी शौक नहीं। आज उंगली थमेंगे और कल को पूरा हाथ। हे गाइस, तुम सब यहाँ हो और मैं कैंटीन में देखने गई थी। कृतिका के आते ही सिद्धि उठ खड़ी हुई। कहाँ थी तुम अब तक और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। रिलैक्स सिद्धि, में अनिकेत सर के पास फाइल जमा करनी थी। थोड़ी बहुत मिस्टेक थी, सर ने हेल्प कर दी। कम से कम एक काम तो खत्म हुआ। सिद्धि को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कृतिका की बातों से सेटिस्फाई न हो। वो उसके बालों को ठीक करते हुए बोली, बाकी सब ठीक है लेकिन ये हुलिया क्यों बिगाड़ रखा है, जैसे सोकर उठी हो। कृतिका हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं वो क्या है कि वॉशरूम में लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी है, मौका ही नहीं मिला मेकअप करने का। तुझे तो पता है न, दिन में 2-3 बार मेकअप ना करो तो खुद की शक्ल पहचानना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसलिए तुम लड़कियां वॉशरूम में इतना टाइम लगाती हो? अमित के ये कहते ही विशाखा ने उसका गला दबोच लिया। ज्यादा फालतू मत बोलो। मेकअप करना हमारा बर्थ राइट है, अंडरस्टैंड? सिद्धि और कृतिका एक साथ हंस पड़े। दोनों एक खाली बेंच पर जाकर बैठ गए। पता है सिद्धि, आज हिम्मत कर पापा से मैंने सॉरी बोल दिया। आनंद ने थोड़ी मदद की और पापा ने भी माफ कर दिया, इसलिए बहुत खुश हूँ। देखा था सुबह मैंने। सोच रही हूँ इसी खुशी में आज सबके लिए मूंग दाल का हलवा बनाऊं, चलेगा? और मेरे वाले में ने बादाम ज्यादा डालना। कृतिका ये बोल हंस पड़ी। दोपहर का वक्त। मल्होत्रा विला। पूरा परिवार इस वक्त हॉल में था। सबको मालूम था आज खास मेहमान आ रहे हैं, इसलिए अमर जी ने आज की सारी मीटिंग कैंसिल करवा दी। चंद्रशेखर जी के गाड़ी के पास स्पेशल सिक्योरिटी थी। इस वक्त हाथों में वेपन लिए गार्ड्स की टीम देखी जा सकती थी। उन्हें रिसीव करने आकाश आए हुए थे। चंद्रशेखर जी ने उनसे हाथ मिलाया तो आकाश ने कहा, मेरा नाम आकाश मल्होत्रा है। मैं अमर मल्होत्रा का छोटा भाई हूँ। प्लीज अंदर आए। आकाश चंद्रशेखर जी को अपने साथ ले गए। शैलेश जी ने गार्ड्स से बाहर ही तैनात रहने को कहा और चंद्रशेखर जी के साथ वो भी अंदर गए।
उन्हें आते देख सभी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। अमर जी ने गले मिलकर उनका स्वागत किया। बहुत अच्छा लगा आपको अपने घर पर देखकर। काफी समय बाद मुलाकात हो रही है हमारी। सो तो है, आप सबसे मिलने के लिए मैं भी काफी बेचैन था, चंद्रशेखर जी ने कहा। अमर जी ने अपने पूरे परिवार से उनका परिचय करवाया। ये मेरी माँ है मंदाकिनी देवी। ये मेरी पत्नी नंदिता। ये मेरे छोटे भाई की पत्नी है ज्योति और ये दोनों उनके बच्चे तेजस और कृष। चंद्रशेखर जी ने हाथ जोड़कर मंदाकिनी जी को नमस्ते कहा। सबसे मुलाकात हो चुकी थी लेकिन जिसका नाम वो सुनना चाहते थे वो शख्स उन्हें दिखाई नहीं दिया। अमर जी ने बैठने को कहा तो वो वही उनके साथ बैठे। शैलेश नीचे झुककर चंद्रशेखर जी से बोला, सर घर से फोन आ रहा है। उनसे कहो कि अभी हम बिजी हैं, बाद में बात करेंगे। शैलेश जी फोन कान से लगाए साइड में चले गए। चंद्रशेखर जी ने कहा, कल दिल्ली में एक मीटिंग है तो हमने सोचा क्यों न पहले आप लोगों से मिल ले। वैसे आपका बेटा शिव कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इस सवाल का जवाब आकाश ने दिया। वो आप इतने शॉर्ट नोटिस पर आए पता नहीं था। जरूरी काम के चलते शिव को बाहर जाना पड़ा, अगर मालूम होता तो हम उसे जाने नहीं देते। कोई बात नहीं, यहाँ तो गलती मेरी है। आज नहीं तो फिर कभी मुलाकात हो जाएगी। दरअसल बात यह है कि मैं काफी वक्त से अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश में था। आप लोग तो समझ ही सकते हैं इस बात को। इंसान जब ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाता है तो बहुत से खतरे उसके इर्द गिर्द बढ़ने लगते हैं। मैं किसी ऐसे घर में अपनी बेटी देना चाहता था जहां उसकी सुरक्षा हो सके, मान सम्मान मिले। दुनिया की नज़रों से मैंने अपने परिवार को खास तौर पर बचा कर रखा। वरना आप समझ सकते हैं, बाहर निकलते ही मीडिया खड़ी मिलती हैं। हमारे शिव को भी बिना बात के सोशल मीडिया में रहना पसंद नहीं। वो खुद को काफी प्राइवेट रखता है, अमर जी तारीफ करते हुए बोले। सर्वेंट टेबल पर चाय नाश्ता सजाकर चले गए। ज्योति ने उठकर सभी को चाय सर्व किया। मंदाकिनी जी बोली, लड़की की तस्वीर हमें बहुत पसंद आई। हम तो यही सोच रहे हैं जब तस्वीर इतनी सुंदर है तो वो खुद कितनी प्यारी होगी। अगर ऐसा है तो आप लोग हमारे घर आइए। मुझे भी आपका बेटा बहुत पसंद आया। मेरी पत्नी की हार्दिक इच्छा है आप लोगों से मिलने की। चंद्रशेखर जी की बात पूरी हुई तभी नंदिता बोल पड़ी, इसका मतलब हम रिश्ता पक्का समझे। सब नंदिता को देखने लगे। नंदिता चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट बिखेर कर बोली, मेरा मतलब है कि शादी बच्चों को करनी है। अब जब जिंदगी भर उन्हें साथ रहना है तो उनकी रजामंदी ज्यादा मायने रखती है। चंद्रशेखर जी ने कहा, मेरी बेटी की फैसला वही होता है जो मेरा फैसला होता है। हमारी तरफ से रिश्ते के लिए हाँ समझिए। बाकी आप लोग अपने बेटे से पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। चंद्रशेखर जी की बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से अपनी राय रखी, लेकिन शिव की मर्जी जाने बिना घरवाले कोई जवाब नहीं दे सकते थे। बातों ही बातों में कब शाम हुई पता ही नहीं चल। शैलेश जी झुककर आहिस्ता से बोले, सर हमारे निकलने का वक्त हो गया है। चंद्रशेखर जी ने कहा, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है, नहीं तो आप लोगों के साथ और समय बिताता। मुझे जाना होगा अब। ऐसे कैसे चले जाएंगे भाई साहब, आपने तो खाना भी नहीं खाया। खाकर जाए, हमें अच्छा लगेगा। पहले ज्योति ने कहा और भी उसकी बात पर जोर डालते हुए अमर जी बोले, हाँ भाई साइड, खाना तो आपको खाकर ही जाना होगा। एक बार रिश्ता जुड़ जाए फिर साथ बैठकर भोजन करेंगे। अब ये तो नहीं कहूँगा पिता बेटी के घर का पानी भी नहीं पीता, मैंने तो चाय पी है। ये बोल चंद्रशेखर जी मुस्कुरा दिए। सबसे विदाई लेकर वो वहां से रवाना हो गए। नंदिता दरवाजे के दाहिने तरफ रखे गिफ्ट्स बॉक्स को देख रही थी। सिर्फ मिलने ही तो आए थे चंद्रशेखर जी और साथ में इतने सारे तोहफे। नंदिता मन ही मन खुद से बोली, लड़की के घर में आने से पहले ही लक्ष्मी प्रवेश कर रही है। लड़की आ जाएगी तो न जाने क्या ही होगा। आकाश ने अमर जी को थोड़ा परेशान देखा तो उनके कंधे पर हाथ रख दिया। भैया आप परेशान क्यों हो रहे हैं? ऐसे अनजान मत बनो आकाश, जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। शिव के बारे में सोच सोचकर मैं टेंश हो रहा हूँ। अगर बार इस लड़के ने कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की तो बात नहीं करूँगा उससे मैं। अमर शांत हो जाओ, शिव से इस बारे में मैं बात करूंगी। मंदाकिनी जी उन्हें समझाते हुए बोली, माँ जब ऐसी औलाद हो तो डर लगा रहता है।
नंदिता से उनकी बातें सहन नहीं हुई तो वो उठकर खड़ी हो गई। आपका बस चले न तो मेरे शिव को रावण का खिताब दे दे। इतना बुरा नहीं है मेरा बेटा जितना सब उसे समझते हैं। ये बोल नंदिता वहां से चली गई। कृष मंदाकिनी जी के बगल में आकर बैठ गई। दादी आपने तो मुझे होने वाली भाभी की तस्वीर भी नहीं दिखाए। लो कर लो बात, अभी तक भाई ने हाँ नहीं की और इसने भाभी भी बना लिया। आकाश ने कहा तो मंदाकिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, देवी माँ जो करेगी अच्छा ही करेगी। मेरे कमरे में जाओ, वहाँ तस्वीर रखी है देख लेना। ये सुन कृष भागता हुआ वहाँ से चला गया। मंदाकिनी जी तेजस की ओर देखकर बोली, एक बार मेरे शिव की दुल्हन इस घर में आ जाए फिर अपने तेजस के लिए भी अच्छी लड़की ढूंढूंगी। उनकी बात पर सब बहुत खुश हुए लेकिन चुप रहकर तेजस ने सबका मौन समर्थन किया। उसके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी। रात का वक्त, सिद्धि का घर। सोमनाथ जी इस वक्त बरामदे में बैठे थे। सिद्धि ने हलवे की ट्रे टेबल पर रखी और उसके सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गई। पापा ये हलवा टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। ये हलवा किस खुशी में, कोई खास बात नहीं थी। काफी दिनों से महिरा का मन कर रहा था तो सोचा आज बना दूं। सिद्धि मुस्कुराते हुए बोली। सोमनाथ जी ने हलवा टेस्ट किया तो सिद्धि ने पूछा कैसा बना है। बिल्कुल अपने माँ के हाथ का टेस्ट रखती हो। कुकिंग में तो महारत हासिल थी उसे। नहीं पापा मैं कितना भी अच्छा क्यों न बना लूं पर माँ के हाथ का टेस्ट नहीं आ सकता। उनके जैसी कुकिंग नहीं हो पाती मुझसे। वो सबसे अच्छा खाना बनाती थी। सिद्धि ये बोल चुप हो गई। सोमनाथ जी बोले, माँ के बारे में सोच रही हो? ऐसा कोई दिन गुजरा ही नहीं पापा जब वो याद न आई हो। पता है हमेशा जब स्कूल बस आती तो मैं और माँ एक साथ माहिरा को आवाज देते क्योंकि हमेशा वही देर करती। कभी बाल नहीं बनते थे उसके तो कभी जूते खो जाते थे। स्कूल न जाने के 100 बहाने ढूंढ निकालती थी वो। सिद्धि की बातें सुनकर सोमनाथ जी मुस्कुरा दिए। माहिरा इस वक्त फोन पर अपनी दोस्त से बातें कर रही थी। माहिरा टहलते हुए बोली, पूरे 3 दिन का टूर बहुत टफ है। दी कभी भी जाने की इजाजत नहीं देंगी। माहिरा तुम भी ना पहले पूरी बात सुनती नहीं हो बस न कर देती हो। कौन सा हम अभी उठकर जा रहे हैं। 2 महीने बाद वेकेशन के टाइम में जाएंगे। अभी बहुत टाइम है, तुम मना लोगी अपनी दी की। यू राइट दिया, मैं कोशिश कर सकती हूँ। अच्छा तो मैं कल कॉलेज में मिलती हूँ। गुड नाइट। माहिरा ने फ़ोन टेबल पर रखा और बालकनी में चली आई। आसमान में चांद देख माहिरा मुस्कुरा दी। ज्यादा कुछ नहीं मांग रही हूँ, बस इतना मांग रही हूँ ये चांद एक दिन मेरे आंगन में भी उतरे जिसे मैं हर रोज इसमें देखती हूँ। वो सेहरा बांधकर मेरे घर आए और मुझे दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाए। हाय कब आएगा वो दिन। मिस्टर देवानंद कहीं आपके प्यार में ये मधुबाला भटकती न रहे। माहिरा अपनी ही बातों पर हंस पड़ी। सुबह का वक्त, राव विला। सिद्धि नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगाने में नर्मदा की मदद कर रही थी। आनंद और वनराज दोनों नाश्ते की टेबल पर पहुंच चुके थे। वनराज बैठते हुए बोले, भाई साहब ने कब लौटने का कहा है भाभी? आज तो दिल्ली में मीटिंग है, कल तक लौट आएंगे। माँ मेरी शर्ट किसी ने प्रेस ही नहीं की। कृतिका के आवाज देने पर नर्मदा जी बोली, एक शर्ट प्रेस नहीं की तो क्यों शोर मचा रही हो? दूसरे कपड़े पहन लो, तुम्हारे पास कपड़ों की कमी है क्या? इतनी बड़ी हो गई हो अभी भी बच्चों वाली हरकतें, न जाने ससुराल जाकर क्या करोगी? एक शर्ट का पूछा था माँ, अब तो मेरे ससुराल तक पहुँच गई। ये बोल कृतिका टैर पटकती हुई वहां से चली गई। वनराज जी ने कहा, चिंता क्यों करती हैं भाभी, 4-5 सर्वेंट अपनी बच्ची के साथ दहेज में भेज देंगे। वनराज मजाक तब है जब तक ये लड़की इस घर में है। बेटियां जब पराई हो जाती हैं न तब उन पर कोई हक नहीं रहता हमारा। आंटी ऐसा मत कहिए, बेटी पर सबसे पहला हक उसके माँ बाप का ही होता है। सिद्धि की बात पर नर्मदा जी मुस्कुरा दी। शादी से पहले हर बेटी ऐसा ही सोचती है लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। कृतिका भी चेंज कर नाश्ते की टेबल पर पहुंच चुकी थी। आनंद ने कहा, सुन रही हो बड़ी माँ आजकल क्या कह रही हैं? बड़ी हो गई हो, थोड़ा सुधर जाओ। चाचू देखा आपने, इसने फिर से मुझे चिढ़ाना शुरू कर दिया। कृतिका के शिकायत करने पर वनराज जी बोले, आनंद खबरदार, जो मेरी भतीजी को परेशान किया तो। सॉरी पापा, मैं तो अपनी बहन को परेशान कर रहा था।
आपकी नकचड़ी भतीजी को कौन परेशान करेगा? ये सुन कृतिका का मुंह खुला का खुला रह गया। सिद्धि अपनी हंसी रोक नहीं पाई इसलिए वहां से फौरन चली गई। वो तो नर्मदा जी ने दोनों को चुप करवाया वरना सुबह सुबह झगड़ा होना पक्का था। सुबह का वक्त। दीव। शिव इस वक्त सो रहा था। काफी देर से फोन बज रहा था लेकिन इसकी उसे कोई खबर नहीं थी। जब शिव की नींद टूटी तब कहीं जाकर उसने फोन कॉल अटेंड किया। शिव ने जैसे ही फोन कान से लगाया दूसरी तरफ से इवांश बोला, गुड आफ्टरनून चीफ। शिव ने चिढ़े हुए स्वर में कहा, मेरी मोनिग नहीं हुई और तुम आफ्टरनून पर पहुंच गए चीफ। जरा एक बार आप घड़ी देखिए, 12 बजने में सिर्फ 20 मिनट हैं। इसलिए मैंने गुड मॉर्निंग की जगह गुड आफ्टरनून कहा। अब कहीं जाकर शिव ने अपनी आंखें खोली, घड़ी में वक्त देखा तो थोड़ा हैरान भी हुआ। आज जागने में काफी देर हो चुकी थी। शिव ने फोन पर कहा, शाम तक ऑफिस पहुंच जाऊंगा, तुम चीजें संभाल लेना। वो तो मैं संभाल लूंगा चीफ, आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज देनी थी। सर, हमारी फाइलें रिजेक्ट हो गई हैं। डेम बनाने का अप्रूवल नहीं मिला। व्हाट? ऐसे कैसे अप्रूवल नहीं मिला? डॉक्यूमेंट्स में कमी कहाँ रह गई? चीफ, वो लोग कह रहे थे आपको वहाँ की गवर्नमेंट से बात करनी होगी। वहाँ की लोकल अथॉरिटी की परमिशन ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको उत्तराखंड जाना होगा। इवांश की बातें सुनकर शिव ने अपना सिर पकड़ लिया। तुम कभी अच्छी खबर मत सुनाना। फोन रखो, मैं ऑफिस आकर बात करता हूँ। इतना कहकर शिव ने फोन काट दिया। शिव बिस्तर से उतरकर नीचे चला आया। उसने सर्वेंट से कहा, एक ब्लैक कॉफी बालकनी में ले आना। ये कहते हुए शिव बाहर निकल गया। शिव को देख रिजवान उसके पास चला आया। सर, बड़े सर 3 बार फोन कर चुके हैं, बस आपके बारे में पूछ रहे हैं, आप कब आ रहे हैं। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा आप बिजी हैं, जैसे ही फ्री होंगे आपको खबर कर दूंगी। रिजवान का जवाब सुनकर शिव बोला, वेरी गुड, 1 घंटे बाद यहाँ से निकलेंगे। रिजवान ये सुनकर वहाँ से चला गया। शिव चेयर पर बैठते हुए खुद से बोला, एक दिन की छुट्टी क्याली सब बेचैन हो गए, जैसे मेरे बिना दुनिया ही रुक जाएगी। शिव ने टेबल पर रखी मैगजीन उठाए और उसके पन्ने पलटने लगा। इसी बीच एक खबर ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। शिव की आंखें गहरी हो गई। उसने बड़े ही गौर से उस खबर को पढ़ा। बहुत खूब, तो मेरे पीठ पीछे मेरे दुश्मन दोस्त बन रहे हैं। कोई नहीं, भेड़ियों के झुंड पर हमला करने के लिए शेर अकेला ही काफी होता है। शाम का वक्त। दक्ष का कैबिन। दक्ष फाइलें टेबल पर पटकते हुए बोला, व्हाट इज दिस? क्या करूं मैं इन सब का? 3 दफा वही गलतियां निकाल चुका हूं लेकिन ठीक करने की बजाय आप लोग वही फाइल लेकर दोबारा चले आते हैं। जाए यहाँ से। दक्ष के ये कहते ही दोनों स्टाफ फाइल लेकर वहां से चले गए। किसी ने कैबिन का डोर नॉक किया। दक्ष अपना सारा पकड़कर बोला, कम इन। शिखा अंदर आते हुए बोली, गुड इवनिंग सर। दक्ष ने चेहरा उठाकर उसे देखा। शिखा चेहरे सफर प्यारी सी स्माइल बिखेर कर बोली, बड़े सर ने आपको अपने कैबिन में बुलाया है। दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर बाहर चल दिया। शिखा की स्माइल गायब हो गया। इस तरह कोई रिप्लाई न करे तो थोड़ा अजीब लगता है। दक्ष अपने डैड के कैबिन में पहुंचा। आपने बुलाया डैड? हाँ, एक मीटिंग के लिए जाना है। पहले तो सोचा मैं ही जाऊंगा लेकिन अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, इसलिए ये मीटिंग तुम अटेंड करो। पर डैड मैं कैसे? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम क्लाइंट के बारे में। एक काम करो, शिखा को अपने साथ ले जाओ, वो तुम्हें सब समझा देगी। शिखा, तुम भी दक्ष के साथ क्लाइंट से मिलने जाओगी? फाइन सर, शिखा ने जवाब दिया। महेश जी दक्ष का कंधा थपथपाते हुए वहां से निकल गए। दक्ष पलटते हुए बोला, मिस शिखा, मीटिंग कहाँ है? रिवेरा सरोवर, शाम 7 बजे। दक्ष घड़ी में वक्त देखते हुए बोला, सिर्फ 1 घंटा बाकी है, चलो अभी निकलते हैं। जी सर। शिखा ने अपना पर्स उठाया और दक्ष के साथ ऑफिस से बाहर निकल गई। दक्ष को आते देख ड्राइवर ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। शिखा ड्राइवर के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई। दक्ष बोला, मुझे मीटिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, पीछे आकर बैठो ताकि मैं मीटिंग के बारे में सब कुछ जान सकूं। शिखा को उसकी बात मानकर पीछे वाली सीट पर आना पड़ा। उसके बैठते ही दक्ष ने ड्राइवर से कहा, रिवेरा सरोवर होटल। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी।
शिखा ने अपनी फाइल निकाली और दक्ष को क्लाइंट और होने वाली डील के बारे में बताया। पल भर के लिए दक्ष के कानों ने सुनना बंद कर दिया था। शिखा की आवाज कानों में घुलने लगी थी। वो बस एकटक उसे देख रहा था। सर, शिखा के हिलाने पर दक्ष अपने होश में वापस लौटा। कुछ कहा क्या तुमने? सर, हम होटल आ गए। दक्ष गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोला, बड़ी जल्दी नहीं आ गया ये होटल? उसने ये बात धीरे से कही थी, इसलिए आवाज उसी तक सीमित रही। दक्ष और शिखा दोनों होटल के अंदर चले आए। शिखा ने रिसेप्शनिस्ट से बुक किए गए रूम की चाबी ली और दक्ष के पास लौटाई। क्लाइंट अभी तक नहीं आए, हम ऊपर रूम में चले। दक्ष ने उसकी बात पर हामी भरी और उसके साथ चल दिया। दोनों लिफ्ट के अंदर पहुंचे। शिखा बार बार किसी का नंबर अवॉइड कर रही थी। दक्ष ने कहा, इम्पोर्टेंट कॉल है तो तुम रिसीव कर सकती हो। मैं माइंड नहीं करूंगा। वो एक्चुअली रूममेट का है। शिखा ने अब की बार फोन उठा लिया। हेलो विधि, कहाँ हो डियर? कब से कॉल कर रही हूँ। एक बार उठा तो लो। नहीं उठाना तो कम से कम एक मैसेज कर देती। सॉरी विधि, एक्चुअली बाहर हूँ मैं। तुम बताओ फोन क्यों किया? एक्चुअली मेरे कुलीग बाहर पार्टी दे रहे हैं, मैं देर से आऊंगी, बस यही बताना था। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर विधि ने फोन काट दिया। दक्ष ने पूछा, तुम कह रही थी रूममेट का फोन है, अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती तुम? मेरी फैमिली नहीं है सर, शिखा ने कहा। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। शिखा बाहर चली आई। दक्ष कुछ बोल नहीं पाया है। उसने बाहर आकर उससे माफी मांगी। आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। तो क्या तुम अकेले रहती हो? आई मीन कोई रिश्तेदार है? सर, दूसरे शहर में, लेकिन जिम्मेदारियों से हर कोई मुंह मोड़ता है, शिखा ने बड़ी ही बेफिक्री से कहा, मानो इन सवालों की वो आदी हो चुकी हो। दोनों रूम में पहुंचे। शिखा दक्ष से बोली, मैं क्लाइंट से फोन करके पूछती हूँ वो लोग कहाँ रह गए। ये बोल वो क्लाइंट का नंबर डायल करते हुए साइड में चली गई। दक्ष सोफे पर बैठ गया। उसने मन ही मन कहा, काफी ब्रेव लड़की हैं। खुद को अकेले संभालना, वो भी इतने बड़े शहर में, बहुत टफ काम है। सर, वो लोग रास्ते में हैं, बस पहुंचते ही होंगे। शिखा ने आकर दक्ष को इन्फॉर्म किया। दक्ष ने कहा, तुम बैठ सकती हो, वो लोग आ जाएंगे तो बात हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। शिखा उसकी बात मानकर वही सामने वाले सोफे पर बैठ गई। शाम का वक्त, शिव का कैबिन। शिव दीव से लौटने के बाद सीधा अपने ऑफिस आया। उसने सारी फाइलें देखने के बाद कहा, आखिर इसमें कमी कहा? इतना अच्छा प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट को भी कम प्रॉफिट नहीं होने वाला। चाचू कहाँ है? उन्हें दिखाया तुमने? यस चीफ, मैंने उन्हें कल ही दिखा दिया था, इवांश ने कहा। शिव चेयर से उठते हुए बोला, मैं खुद ही चाचू से बात कर लूंगा। शिव सीधे आकाश के कैबिन की तरफ बढ़ गया। वो बिना इजाजत लिए धड़ल्ले से कैबिन के अंदर चला आया। चाचू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। शिव, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा वेट करो। आकाश ने सामने बैठे लोगों की तरफ इशारा किया। शिव को कहाँ चैन था। उसने उन लोगों की तरफ देखकर कहा, प्लीज आप लोग अभी जाए, एक इम्पोर्टेंट काम है। सुना नहीं आप लोगों ने बाहर जाए। शिव के जिद के आगे किसकी चलती थी। उसने उन लोगों को बाहर भेज दिया। व्हाट इज दिस? शिव कोई ऐसे करता है क्या? चाचू, आप ये सब छोड़े और मेरी सुने। क्या है ये सब? आप सीधे सीनियर ऑफिसर से क्यों नहीं बात करते हैं? अब क्या कमी है इन पेपर्स में, आप खुद ही बताएं। रिलैक्स हो जाओ शिव, पहले बैठो, बैठकर बात करते हैं। गवर्नमेंट का काम ऐसा ही होता है, फाइलें यहाँ से वहाँ जाती रहती है, तो फिर पैसा फेंकिए चाचू, सीधी बनाइए ताकि इंतजार न करना पड़े। शिव के ये कहने पर आकाश ने कहा, पैसे का काम वही होता है जहाँ उसकी जरूरत हो। गवर्नमेंट के रूल्स बदलते रहते हैं। हमें उत्तराखंड की गवर्नमेंट से बात करनी होगी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जहां हम प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं वहां तकरीबन 150 के आसपास फैमिली रहती हैं। अब उन्हें वहां से हटाना कोई आसान काम नहीं है। चाचू, एक को अच्छी कीमत देकर हम उनसे उनकी जमीन ले सकते हैं। आप ये सब मुझ पर छोड़िए, अब मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। मेरी टिकट्स करवाए, मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ। शिव अपना डिसीजन सुनाकर वहां से चला गया। आकाश को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। ये लड़का हमेशा जल्दबाजी में रहता है। शिव घर के लिए निकल चुका था।
वहीं दूसरी तरफ मीटिंग खत्म हुई तो दक्ष और शिखा दोनों होटल से बाहर चले आए। दक्ष गाड़ी की तरफ बने लगा, तभी उसका ध्यान शिखा पर गया। तुम वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आकर बैठो। सर मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, आप फिक्र न करें। शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। अंदर आकर बैठो। दक्ष के कहने के बाद भी शिखा हिचकिचा रही थी। दक्ष उसके पास चला आया। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस वक्त मैं तुम्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भरोसे नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ जाने में अनकंफर्टेबल हो तो मेरी दूसरी गाड़ी में बैठ सकती हैं। तुम्हें घर ड्रॉप करने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। इट्स माई ऑर्डर, चलकर गाड़ी में बैठो। दक्ष ने जब ऐसे कहा तो शिखा कुछ नहीं कह पाई और चुपचाप जाकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। शिखा खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी। दक्ष का केयरिंग नेचर देख उसके चेहरे पर स्माइल तैर गई। शिव जब घर पहुंचा तो हॉल में ही मंदाकिनी जी ने उसे अपने पास बुला लिया। शिव बेटा यहाँ आओ मेरे पास। कभी अपना खाली समय अपने परिवार को भी दिया करो। दादी मैं सबको वक्त देता हूँ। हाँ बस इन दिनों कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया था। एक काम करते हैं, हम दोनों कैंडल लाइट डिनर पर चलते हैं। खुली आसमां के नीचे चांद तारों के बीच, क्या कहती हैं? मंदाकिनी जी शिव की बांह पर मारते हुए बोली, बदमाश कहीं का दादी को छेद रहा है। ये सब अपनी पत्नी के लिए प्लान करना। दादी का बस कहाँ मान लो, वही बहुत बड़ी बात है। मानता हूँ दादी, आपकी तो हर बात मानता हूँ। शिव उनका हाथ पकड़ उन्हें सोफे के पास ले आया। आराम से बैठिए। आपको पता है कल बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। आप चलती न तो बहुत मज़ा आता। दादी के बिना अच्छा भी नहीं लगता और दादी से दूर भागने की हमेशा कोशिश करते हो। सीरियसली दादी आपको ऐसा लगता है? आप मेरे प्यार पर डाउट कर रही हैं? शिव की नौटंकी देख मंदाकिनी जी बोली, बस बस मुझे मालूम है इस घर में तुम अपनी माँ से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करते। शिव मंदाकिनी जी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मैं अपने दोस्तों को, अपने परिवार के सबको बहुत चाहता हूँ। वो बात अलग है कि दिल चीर कर नहीं दिखा सकता। इन सब की जरूरत नहीं है बेटा। अब वक्त है किसी को अपने जिंदगी में शामिल करने का। किसी भी मर्द की जिंदगी में दो लोगों का साथ बहुत लंबे वक्त के लिए रहता है। आधी जिंदगी माँ तो आधी जिंदगी पत्नी। और कब तक भागोगे शादी से? दादी मैं शादी से नहीं भाग रहा, बस कमिटमेंट करने से डरता हूँ और ऐसी कोई मिली ही नहीं जिसे खोने का डर सताए। प्यार मोहब्बत मेरे बस का रोग नहीं है। दादी मैं जैसी लड़की चाहता हूँ न ऐसी आज तक बनी नहीं और मिलावटी चीज़ों का मुझे शौक नहीं। अकेला ही खुश हूँ। आप समझिए न इस बात को। बस फिर से तुम मुझे बातों में बहलाने की कोशिश कर रहे हो। शिव अब की बार मैं एक नहीं सुनूंगी तुम्हारी। नंदिता नंदिता। मंदाकिनी जी के आवाज देने पर नंदिता हॉल में चली आई। क्या बात है माँ, आप मुझे बुला रही थी? शिव तुम कब आए? मंदाकिनी जी सोफे से उठते हुए बोली, अपने बेटे को समझाओ, इसे लड़की देखने जाना है। मैं और कोई बहाना नहीं सुनूंगी। ये बोल मंदाकिनी जी उठकर वहां से चली गई। शिव नंदिता जी की ओर देखकर बोला, मॉम मुझे तो लगा कल वाला मैटर आपने संभाल लिया होगा, लेकिन ये ड्रामा तो अब तक चालू है। शिव कूल डाउन बेटा। यू नो वॉट, लड़की सूर्ब है और तो और स्टेट के होम मिनिस्टर की बेटी है। नंदिता शिव के पास आकर बैठ गई। शिव अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोला, सो वॉट मॉम, बाप होम मिनिस्टर है तो क्या हुआ? मुझे किसी का दामाद बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रफा दफा करे इस रिश्ते को। हाँ क्यों नहीं, हर चीज में तुम्हारी मनमानी चलती है। तुम्हारा बस चले तो सारी दुनिया को उंगलियों पर नचाओ। अमर जी की आवाज सुन उन दोनों ने सामने देखा। उनका गुस्सा देख नंदिता इतना तो समझ गई थी, उन्होंने शिव की पूरी बात सुन ली। अमर जी शिव के सामने आकर खड़े हो गए। जाओ और जाकर लड़की देख लो। हमारी मेहरबानी समझो जो हम इतना बर्दाश्त कर रहे हैं। सबको लड़की बहुत पसंद है और रिश्ता भी हम तय कर चुके हैं। शिव ये सब सुनकर चौंकते हुए उठ खड़ा हुआ। हैरान भरी नजरें नंदिता को देख रही थी। नंदिता अमर जी को शांत कराते हुए बोली, मैं बात कर रही हूँ न उससे। आप शांति रखिए। तुम्हारे बेटे ने न ब्लड प्रेशर बढ़ा रखा है मेरा। इसे समझाओ क्योंकि इसकी हरकतों से हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आ गई है मेरी। ये बोल अमर जी गुस्से से चले गए। नंदिता ने शिव को देखा। इससे पहले वो कुछ कहती थी, शिव ने टेबल पर रखा वॉश नीचे गिरा दिया और वहां से चला गया।
ये शोर सुनकर ज्योति हॉल में चली आई। ज्योति, ये साफ करवा दो, मैं शिव को देखती हूँ, ये बोल नंदिता वहां से चली गई। ज्योति टूटे हुए वॉश को देखकर बोली, लगता है शादी की बात पर गुस्सा निकाला है। अब तो डर लगने लगा है जो लड़की शिव की जिंदगी में आएगी। गीता, गीता कहाँ हो? जी मैडम, बुलाया आपने? गीता, जरा हॉल को साफ कर देना। नंदिता शिव के कमरे में पहुंची। शिव ने कोट उतारकर सोफे पर फेंका हुआ था और टाई बिस्तर पर। शिव इस वक्त वॉशरूम था। नंदिता वॉशरूम का दरवाजा नॉक करते हुए बोली, शिव कूल डाउन बेटा, इतना गुस्सा नहीं करते। मॉम, मैं बहुत गुस्से में हूँ और आप पर बिल्कुल नहीं उतारना चाहता, प्लीज जाए। शिव, लिसन, मैं बस। मॉम, आपने सुना नहीं? आपको मेरी कसम, जाए यहाँ से। शिव नंदिता की बात काटते हुए बोला। नंदिता आगे कुछ बोल नहीं पाई, वो वापस लौट गई। दक्ष ने शिखा को उसके अपार्टमेंट ड्रॉप किया। शिखा को इस बात का भी ख्याल नहीं रहा कि उसे थैंक्स कह सके। जब पीछे पलटकर देखा तब तक दक्ष की गाड़ी दूर जा चुकी थी। मैं भी न जाने सर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। एक थैंक यू भी नहीं बोल पाई शिखा। कुछ देर वहां रुककर अपने अपार्टमेंट में चली गई। दक्ष ने सीट पर जब हाथ रखा तो देखा शिखा अपनी फाइलें वहीं छोड़ गई थी। दक्ष उन्हें उठाते हुए बोला, फाइलें तो यही रह गई, क्या करूं, उसे दे आओ। लेकिन इतनी रात गए उसके अपार्टमेंट में जाना, मैं बी नॉट ओके। दक्ष ने फाइलें वही सीट पर रख दी। पूरा परिवार खाने की टेबल पर जमा हो चुका था सिवाय शिव के। दानिश 2 बार खाली हाथ लौट आया। मंदाकिनी जी बोली, खाना क्यों ले आए, उसके कमरे में छोड़ देते। गुस्सा शांत होने के बाद वो खा लेता। माँ, मैं उसे देखकर आता हूँ। अमर जी उठने लगे तो आकाश ने उन्हें रोक दिया। भैया आप खाना खाए, मैं उससे बात कर लूंगा। आर यू श्योर? श्योर हूँ भैया, आप खाना खाए, आकाश ने बात को संभालते हुए कहा। ज्योति कृष की प्लेट में करेला रखते हुए बोली, तुम्हारी सारी चालाकियां समझती हूँ मैं, और तेजस तुम इसके गलत काम में हमेशा साथ देते रहो। मॉम, उसे नहीं पसंद, फोर्स मत कीजिए, तेजस ने कहा तो कृष ने प्यारी सी स्माइल दी। ज्योति कृष को घूरते हुए बोली, करेला सेहत के लिए अच्छा होता है, हर सब्जी को देखकर इसका नया बहाना बन जाता है। ब्रो कुछ समझाओ न मॉम को, कृष ने कहा तो तेजस आहिस्ता से बोला, कम से कम एक्टिंग कर लो, खाने की मॉम कुछ नहीं कहेंगी। सब डिनर कर अपने अपने कमरे में लौट गए। आकाश शिव के कमरे में चला आया। शिव इस वक्त कमरे की बालकनी में खड़ा था। आकाश उसके बगल में आकर खड़े हो गए। सोए नहीं अभी तक? आपके कमरे में ही आ रहा था, मुझे स्लीपिंग पिल्स चाहिए। शिव ने बिना उनकी ओर देखे कहा, हेल्थ के लिए सही नहीं तो क्या डॉक्टर ने आपको रिकमेंड की है? शिव के इस सवाल पर आकाश बोले, डॉक्टर तो बहुत सी चीज़ों से परहेज करने को कहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान की ज़रूरत में शुमार हो जाती हैं। सच बात तो ये है, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें खा रहा है। यही वजह है, न कोई गर्लफ्रेंड है न कोई लिविंग रिलेशनशिप। चाचू बस एक हाँ की देर है, वरना मेरे पीछे कितनी पागल हैं ये आप भी जानते हैं। दादी और डैड को ये सब पसंद नहीं, और ही नहीं लड़कियां घुमाने का मैं शौक रखता हूँ। जब दूसरों का इतना ही ख्याल है तो कर लो शादी, सब खुश रहेंगे। आकाश की बात काटते हुए शिव ने कहा, चाचू प्लीज, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता, फिलहाल तो मैं हमारे काम की बात करने आया हूँ। परसों उत्तराखंड जाने की मैं टिकट्स बुक कर चुका हूँ। तुम्हारे लिए जिस लड़की को पसंद किया गया है वो उत्तराखंड के होम मिनिस्टर की बेटी हैं। जाकर अपना काम संभालो और इसी बीच उससे मिलकर आ जाओ। जो रिश्ते फायदा दे न उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। लड़की पसंद नहीं आई तो बात वही खत्म कर देंगे। कौन सा शादी न करने पर तुम्हें कोई फांसी दे देगा। यू आर राइट चाचू, मेरे वहाँ जाने का मकसद मेरा काम होगा, ये शादी का मसला भी हल हो जाएगा। इंटरेस्टिंग आइडिया। आप नहीं चलेंगे मेरे साथ, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तुम जाओ, मैं फ्री होकर पहुंचूंगा। अब सुबह सुबह खुद ये न्यूज भैया को देना, देखना वो बहुत खुश होंगे। आकाश ने उसका कंधा थपथपाया और वहां से चले गए। शिव ने एक गहरी सांस ली। थैंक्स चाचू, कम से कम आज सुकून की नींद तो आएगी। सिद्धि घबराकर उठ बैठी। एक डरावने ख्वाब ने उसकी नींद तोड़कर रख दी। पूरा चेहरा पसीने से तरबतर हो चुका था।
सिद्धि उठकर बालकनी में चली आई। एक अजीब सी हंसी अभी भी उनके कानों में खुल रही थी। ये कैसा ख्वाब था? न कोई शख्स नजर आया और न ही उसका चेहरा दिखा, लेकिन ये आवाज इतनी डरावनी क्यों थी? आज से पहले कभी ऐसा ख्वाब नहीं देखा। सिद्धि यूं ही टहलती रही। सारी रात उस डरावने ख्वाब के बारे में सोचती रही। जब कुछ समझ नहीं आया तो वही चेयर पर बैठी बैठी सो गई। अगली सुबह माहिरा के उठाने पर ही उसकी आंख खुली। दी, आप यहाँ क्यों सो रही हो? सिद्धि ने आसपास नजरें दौड़ाई तो समझ आया इस वक्त वो बालकनी में थी। हाँ, वो बैठे बैठे कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सिद्धि कमरे में चली गई। माहिरा हैरानी से मन ही मन बोली, ये क्या? दी को तो कुछ याद ही नहीं। माहिरा जब तक कमरे में आई तब तक सिद्धि वॉशरूम में जा चुकी थी। माहिरा कमरे से बाहर जाने लगी तभी टेबल पर रखे बॉक्स पर उसकी नजर गई। जैसे ही उसने बॉक्स हटाया उसके नीचे पेपर पर एक हार्ट बना हुआ था जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे। माहिरा के होंठों पर बड़ी सी स्माइल तैर गई। उसे जल्दी से गिफ्ट बॉक्स खोला। इस वक्त उसकी बेताबी छिपाए नहीं छिप रही थी। अंदर मोबाइल फोन था। पीछे से सिद्धि ने कहा, तुम्हारी पसंद वाला महंगा नहीं है। उम्मीद है तुम्हें फिर भी पसंद आया होगा। माहिरा पीछे पलटी। सिद्धि को देख वो भागती हुई उसके पास चली आई और उसके गले से लग गई। थैंक यू सो मच दी, ये बहुत 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 खूबसूरत हैं। सिद्धि ने भी उसे बाहों में भर लिया। अरे भाई, कोई हमसे भी तो मिलो। कृतिका की आवाज सुन सिद्धि और माहिरा दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। माहिरा मुस्कुराती हुई कृतिका के गले आ लगी। हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट, आपको मेरा बर्थडे याद था? लो भाई, ये भी कोई भूलने वाली बात है। ये रहा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। कृतिका ने माहिरा के हाथों में उसका गिफ्ट दिया। सिद्धि आगे बढ़कर बोली, इसकी क्या जरूरत थी कृतिका? देखो सिद्धि, आज अपने रूल्स और रेगुलेशन को संदूक में बंद कर साइड में रख दो। ये हमारे और माहिरा के बीच की बात है। चलो भाई नीचे चलो, सब वेट कर रहे हैं। कृतिका माहिरा को अपने साथ नीचे ले गई। आनंद और सोमनाथ जी ने उसे एक साथ बर्थडे विश किया। माहिरा ने हैरानगी से मूंद पर हाथ रख ली। सब मिलकर ही तो उसका बर्थडे खास बनाते थे। आनंद ने कहा, आज रात का पूरा प्लान रेडी है। आज तुम्हारे बर्थडे को हम बहुत स्पेशल बनाएंगे। बाहर जाने की क्या जरूरत है, हम घर में सेलिब्रेट करेंगे। कृतिका, तुम समझाओ ना आनंद को। सिद्धि की बात अनसुना करते हुए आनंद सोमनाथ जी से बोला, देखा अंकल, आपने ये हर बार अपनी चलाती हैं। आप कह दीजिए इससे, आज हम इसकी एक नहीं सुनने वाले। अरे भाई जाओ, अब कुछ अच्छा सा नाश्ता बना, बिना कुछ खाए पी आए हैं हम। सिद्धि किचन की तरफ बढ़ गई। कृतिका सोमनाथ जी के पास चली आई। अंकल, आपकी तबीयत कैसी है? आप टाइम पर दवा तो लेते हैं न बेटा? जिस बाप के पास सिद्धि जैसी बेटी हो उसे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम दोनों आए, बहुत अच्छा लगा। जब भी तुम बच्चों को खुश देखता हूँ तो मेरा मन खुशी से भर उठता है, सोमनाथ जी ने कहा। कृतिका किचन में चली आई। सिद्धि गैस पर पतीला चाहते हुए बोली, आज तुम्हारी नींद इतनी जल्दी कैसे खुल गई? माँ से बोलकर सोई थी। कल माहिरा का बर्थडे है, मुझे जल्दी उठा दीजिएगा। उन्होंने ही जगाया। सिद्धि पलटकर बोली, आज कॉलेज बंद करने का इरादा है क्या? मेरी जान, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। आज मैं और आनंद पूरा दिन यही रहेंगे और ढेर सारी फरमाइशें करेंगे। आज तुम्हें किचन से छुट्टी नहीं मिलने वाला, कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा। सिद्धि वापस से अपने काम में लग गई। सुबह का वक्त, अहमदाबाद। शिव इस वक्त जिम में था। तेजस ने पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बिग ब्रो, इतना पसीना बहाने का क्या फायदा? जंग पर थोड़ी न जा रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तुम्हें नहीं मालूम तेजस, आने वाला वक्त मेरे लिए एक जंग की तरह है। चाचू ने जो प्रोजेक्ट दिया है, बहुत मेहनत लगने वाली है इसमें। तेजस चेयर पर बैठते हुए बोला, डैड खुद भी तो ये प्रोजेक्ट संभाल सकते थे, हमें हैंडओवर करने की क्या जरूरत थी? इन सब के चक्कर में आपने एआई का मिशन ड्रॉप कर दिया। शिव ने पानी से अपना चेहरा धोया और टॉवल से साफ करते हुए तेजस के पास चला आया। मिशन ड्रॉप नहीं किया बल्कि होल्ड पर रखा है। मैं कल उत्तराखंड जा रहा हूँ।
सीरियसली आप सचमुच लड़की देखने जा रहे हैं? लड़की तो सिर्फ एक बहाना है। वहाँ मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ। अपने पेट में बात रखना, दादी के सामने मत उगलना। शिव ये बोल ही रहा था तभी पीछे से किसी ने क्लिपिंग की। शिव और तेजस ने दरवाजे की तरफ देखा। क्रिश क्लिपिंग करते हुए अंदर आ रहा था। व्हाट अ प्लान बिग ब्रो, दादी को बेवकूफ बनाना है। शिव तेजस की ओर देखकर बोला, तेजस मैं सोच रहा था इस महीने किसी की पॉकेट मनी डबल कर दूं। इससे पहले तेजस कुछ कहता क्रिश शिव के सामने चला आया। बिग ब्रो आजकल ना मेरे कान में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक से कुछ सुनाई नहीं देता। आप मुझे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले चलिएगा। तेजस उसके ड्रामे देखकर बोला, कोई पलटना तुमसे सीखी। हर 2 मिनट में टीम बदल लेते हो, इसलिए कहता हूँ मुझसे कुछ सीखिए। लेकिन देखिए न बिग ब्रो, आज तक इन्हें ये बात समझ ही नहीं आई। क्रिश के ये कहते ही तेजस ने उसे धर दबोच लिया। उन दोनों की नोक झोंक शुरू हो चुकी थी। शिव दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, लड़ना बंद करो और नाश्ते की टेबल पर पहुंचो। क्रिश ने तेजस से कहो, आपने मुझे जितना परेशान किया है न देखना कोई आपको भी उतना ही परेशान करेगा। अच्छा तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तेजस ने कहा तो क्रिश पलटकर बोला, मैं किसी को धमकी नहीं देता, मैं सिर्फ सच कहता हूँ। ये बोल क्रिश जिम से बाहर निकल गया। शिव नीचे नाश्ते की टेबल पर पहुंची। पूरी फैमिली मौजूद थी वहां। अमर जी का खास इशारा नंदिता की ओर था। नंदिता समझ गई वो शिव के बारे में ही बात कर रहे हैं। सबकी आपस में ही खुसुर फुसुर चल रही थी, लेकिन कोई खुलकर किसी से कुछ पूछ नहीं रहा था। शिव वहां के माहौल को देखकर चुप बैठा। मंदाकिनी जी ने ही शुरुआत की, शिव तुमने लड़की की तस्वीर देखी? दादी मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ। जब मिलना ही है तो तस्वीर से क्या मतलब? इतना कहकर शिव जूस का गिलास खत्म किया और उठकर वहां से चला गया। आकाश को छोड़कर बाकी सबके चेहरे पर हैरानी थी। हर कोई समझा समझाकर थक गया था, लेकिन शिव नहीं माना। अब अचानक हुए फैसले से सबको झटका तो लगना ही था। मंदाकिनी जी ने नंदिता से कहा, मैं न कहती थी तुम बात करोगी तो वो जरूर मानेगा। पता नहीं माँ, लेकिन मेरी तो बात उसने सुनी ही नहीं। तुमने बात नहीं की तो फिर शिव कैसे मान गया? तेजस तुमसे कोई बात हुई? अमर जी के पूछने पर तेजस ने नमे सिर हिला दिया, नहीं बड़े पापा मुझसे कोई बात नहीं हुई। स्ट्रेंज, एक ही रात में सद्बुद्धि आ गई उसे। अमर जी की बात पर आकाश ने कहा, छोड़िए न भैया, खुश हो जाए, वो मान गया है। कल वो जा रहा है उत्तराखंड। मंदाकिनी जी हाथ जोड़ भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए बोली, देवी माँ सब भला करेगी। तेजस को अभी भी डाउट था। वो मन ही मन खुद से बोला, बिग ब्रो ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें उनका फायदा न हो। कुछ तो मिस्ट्री है। सुबह का वक्त, दक्ष का अपार्टमेंट। दक्ष हाथ में जूस का गिलास पकड़े बालकनी में टहल रहा था। फोन कान से लगाए वो मुस्कुरा रहा था। सीरियसली मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा तेजस। शिव लड़की देखने उत्तराखंड जा रहा है। एक बार तुम पता करो, घर में किसी ने जादू टोना तो नहीं किया उस पर। फोन के दूसरी तरफ से तेजस ने कहा, मुझे लगा था मेरे सवाल का जवाब आपके पास होगा, लेकिन आप तो मेरे माइंड को कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं। रहने दीजिए, मैं खुद पता लगा लूंगा। ये बोल तेजस ने फोन काट दिया। दक्ष घर के अंदर चला आया। महेश जी इस वक्त नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। दक्ष ने उन्हें आकर ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग, कैसी रही कल की मीटिंग? ठीक थी, नोट इम्प्रेसिव। मेरे ख्याल से ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहिए जिनका ध्यान काम के सिवाय बाकी सब पर हो। व्हाट डू यू मीन, कहना क्या चाहते हो तुम? महेश जी के पूछने पर दक्ष बोला, मैं नियत की बात कर रहा हूँ डैड। शिखा की तरफ जिस तरफ से वो देख रहे थे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इनफैक्ट मेरे सामने कोई किसी भी लड़की को गलत तरीके से देखेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिलहाल तो मैंने उन्हें टाला है, आप भी उन्हें एक्सक्यूज करें। महेश जी एक गहरी सांस भरकर बोले, मालूम नहीं था वो शख्स इस तरह का है। मैं आज ही उनके प्रोजेक्ट के लिए मना कर देता हूँ। महेश जी उठकर जाने लगे तो दक्ष ने पूछा, सुना है कल रात डॉक्टर आपको चेक करने आए थे? एवरीथिंग इज ऑल राइट डैड। एवरीथिंग फाइन, वो बस रूटीन चेकअप के लिए आए थे। ये बोल महेश जी वहां से चले गए। दोपहर का वक्त, राव विला।
लावण्या इस वक्त लॉन में टहल रही थी। सीता उनके पास आकर बोली, मैडम आप इसे ही मंगा रही थी न? जो मैं मंगाऊं वो मत लाना, बस यूं ही फालतू चीजें उठाकर ले आओ। अरे कितनी दफा कहा ड्रोल के साइड वाली टेबल पर जाकर देखो, लावण्या ने डांटते हुए कहा। सीता जाने लगी तो लावण्या ने टोका, अच्छा सुनो, आज सिद्धि कहीं नजर रही आई? जल्दी चली गई थी क्या? नहीं मैडम, सिद्धि दीदी तो आज आई नहीं। ठीक है तुम जाओ, लावण्या ने कहा तो सीता वहां से चली गई। इस लड़की का जब मन करता है छुट्टी कर लेती है। लावण्या जाने लगी तभी उनकी नज़र विला के अंदर आती हुई गाड़ियों पर पड़ी। ये गाड़ियां चंद्रशेखर जी की थी। वो दिल्ली से लौट आए थे। लावण्या घर के अंदर चली आई। भाभी, भाभी कहाँ हैं आप? यही हूँ लावण्या, क्या बात है, भाई साहब आ गए। लावण्या ने ये बात बताई तो नर्मदा जी मुस्कुरा दी। चंद्रशेखर जी को आते देख उन्होंने पूछा, कैसा रहा आपका सफर? अच्छा था, जरा एक गिलास पानी ले आओ। ये कहते हुए चंद्रशेखर जी हॉल की तरफ बढ़ गए। आप चलिए मैं लेकर आती हूँ, ये बोल लावण्या वहां से चली गई। नर्मदा जी हॉल में उनके पास चली आई। हालांकि वो कुछ पूछना चाहती थी लेकिन चंद्रशेखर जी अभी अभी आए थे। ऐसे में वो सवाल पूछकर परेशान नहीं करना चाहती थी। आप कब आए भाई साहब? वनराज की आवाज सुन चंद्रशेखर जी ने कहा, बस अभी अभी। तुम कहाँ से आ रहे हो? शर्मा जी ने मीटिंग बुलाई थी, बस वही गया था। वनराज भी वही उनके पास आकर बैठ गया। लावण्या उनकी तरफ पानी का गिलास बाते हुए बोली, भाई साहब पानी। चंद्रशेखर जी ने पानी पीकर खाली गिलास टेबल पर रखा। मुझे तुम सबको कुछ बताना है। कृतिका के लिए एक रिश्ता आया है। मैं अहमदाबाद गया था लड़के वालों के घर। भाई साहब रिश्ता, वो भी ऐसे अचानक? कौन है लड़का, क्या करता है? वनराज ने एक साथ इतने सारे सवाल किए। चंद्रशेखर जी ने कहा, थोड़ा सांस ले लो, बताता हूँ सारी बात। रिश्ता बहुत अच्छा है। यूँ समझो अगर हो गया तो हमारी बेटी रानी बनकर रहेगी वहाँ। अहमदाबाद में जाना पहचाना नाम है। अमर मल्होत्रा का नाम तो सुना ही होगा। उन्हीं के बेटे का रिश्ता है। उन्हें कौन नहीं जानता भाई साहब। आए दिन अखबार के किसी न किसी कॉलम में उनकी खबर जरूर छपती है। क्या कहा उन लोगों ने? वनराज ने पूछा। लावण्या बोली, हाँ भाई साहब, आखिर ये रिश्ता आया कैसे? नहीं, मेरा मतलब है कि इतना ऊंचा खानदान और हमारे बीच किसी बात ने तो रिश्ता करवाया ही होगा। हाँ, ऋषिकेश में जब हम पंडित जी से मिले थे तब उनके सामने हमने जिक्र किया था। कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताइएगा। बस समझ लो महादेव का आशीर्वाद है। मुझे तो बात विचार में परिवार के लोग बहुत पसंद आए। मैंने उनसे कहा है वो यहाँ आकर हमारी बेटी को देख ले। आगे जो फैसला होगा वो उन पर निर्भर करता है। चंद्रशेखर जी ने अपनी पूरी बात की तो नर्मदा जी बोली, कब आ रहे हैं वो लोग? अभी तो ऐसी कोई बात नहीं कही, फोन कर बता देंगे। वैसे बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आज सिद्धि की बहन का जन्मदिन है इसलिए वो सब बाहर घूमने गए हैं। घूमने गए हैं अकेले? चंद्रशेखर जी के ये कहते हुए नर्मदा जी तुरंत बोली, नहीं नहीं, गार्ड्स के साथ गए हैं। शाम का वक्त, नानक रेस्टोरेंट नैनीताल। आनंद रास्ते रोककर बोला, गर्ल्स लिसन, ये छोटी सी पार्टी बेहद खास है क्योंकि हमारी बर्थडे गर्ल भी बेहद खास है। कम माहिरा। आनंद ने माहिरा की आंखों पर पट्टी बांधी। मिस्टर देवानंद, ये आप क्या कर रहे हैं? बर्थडे गर्ल तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, इसलिए चुपचाप शांति से चले, आनंद ने कहा। सब उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले आए। सिद्धि ने कृतिका का हाथ कसकर थाम लिया। ये सब बहुत ज्यादा है कृतिका। तुमने फिर अपना मुंह खोला। मैंने कहा था ना, आज के दिन तुम सिर्फ शांत रहोगी। चेहरे पर स्माइल लेकर आओ यार, वरना माहिरा उदास हो जाएगी। कृतिका उसे लेकर अंदर चली आई। आनंद ने महिरा के आंखों से पट्टी हटाई। पूरा रेस्टोरेंट काफी खूबसूरती से सजाया गया था। सबने एक साथ माहिरा को बर्थडे विश किया। वेटर एक खूबसूरत सा केक टेबल पर रखकर चला गया। पूरा रेस्टोरेंट बुक किया गया था। काफी खूबसूरती से सजावट की गई थी। कृतिका उसे नाइफ देते हुए बोली, जल्दी से केक कट करो। माहिरा तो अभी भी शाकिद थी। आज सबने मिलकर उसका बर्थडे बहुत खूबसूरत बना दिया था। आनंद उसकी तरफ गिफ्ट बॉक्स बढ़ाकर बोला, ये तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी?
आप लोग सुबह से मुझे इतने सरप्राइज दे रहे हैं और अब ये गिफ्ट। माहिरा कह ही रही थी तभी सिद्धि बोली, माहिरा सही कह रही है आनंद। क्या जरूरत थी इस तोहफे की? तोहफा तो बनता है सिद्धि, मेरी सबसे अच्छी दोस्त जो है। चलो एक ग्रुप फोटो हो जाए। आनंद ने अपना फोन निकाला और एक ग्रुप सेल्फी ली। सिद्धि का फोन बजने लगा तो वो उठकर साइड में चली आई। जी पापा। सिद्धि बेटा कब तक आओगे? तुम सब आने में थोड़ी देर हो जाएगी पापा। आप इंतजार मत कीजिएगा और टेंशन भी मत लीजिएगा, सिद्धि ने कहा तो सोमनाथ जी ने पूछा, माहिरा खुश तो है ना?